तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो बिल्कुल सच्ची है। साल था 1987। ये अनुभव हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है और सच कहूं ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं और शुरुआती इस बात से करते हैं कि ये एक वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत हुई एक परिवार से, एक नए शहर में और एक ऐसे घर से जो इतना सस्ता था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मजूमदार परिवार। सबसे पहले रमेश जी जो रेलवे में काम करते थे और हर चीज़ को लॉजिक से देखते थे। फिर आती हैं उनकी पत्नी जो काफ़ी सेंसिटिव थीं, अपने आसपास की एनर्जी को महसूस कर लेती थीं। और साथ में थे उनके दो छोटे बच्चे, एक 4 साल का सार्थक और दूसरा बस 2 साल का। तो बात है साल 1987 की। रमेश जी का ट्रांसफर हो गया दिल्ली। नए शहर में घर ढूंढ रहे थे और उन्हें गांधीनगर में एक कमरा मिल गया, और वो भी इतने कम किराए पर कि वो हैरान रह गए। मतलब डील इतनी अच्छी थी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। बस एक ही शर्त थी, मकान मालिक को 2 महीने का एडवांस चाहिए था। और एक दिलचस्प बात यह भी थी कि रमेश जी की बहन पास में ही रहती थी और उन्होंने उन्हें पहले ही उस घर के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन रमेश जी वो तो ठहरे प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने ये सब बातें अंधविश्वास कहकर टाल दी। तो बस घर में शिफ्ट होने के बाद ही शुरू हुआ अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला। एक ऐसा सिलसिला जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। घर में आते ही रमेश जी की पत्नी को एक अजीब सी, मतलब एक नेगेटिव सी एनर्जी महसूस होने लगी। कभी हुआ है ना ऐसा, जब किसी जगह जाके लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है, कुछ ठीक नहीं है। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नए शहर का स्ट्रेस है, नई जगह है, पर वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी। और फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से हाथ से निकलने लगीं। 5वें दिन उन्हें दरवाजे से एक परछाई गुजरती हुई दिखी। जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 6ठे दिन उनका जो 2 साल का बेटा था वो अकेले में किसी से हंस-हंस कर बातें कर रहा था, जैसे कोई अनदेखा दोस्त हो उसका जो किसी और को दिख ही नहीं रहा था। 7वीं रात तो हद ही हो गई। सोते हुए उनके ऊपर से कंबल खिंच गया और उसके ठीक बाद एक ऐसी खिड़की से जो हमेशा से बंद थी, वहां से खटखटाने और गुस्से में गुर्राने की आवाज आई। 8वें दिन आते आते ये सिर्फ एहसास नहीं रह गया था, अब ये एक फिजिकल अटैक बन चुका था। उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया गया और ठीक उससे पहले उनके कानों में एक ठंडी सी आवाज आई, यहां से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। ये कोई वहम नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। अब तक रमेश जी जो ऐसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, उन्हें लग रहा था कि ये सब उनकी पत्नी का वहम है। लेकिन अब कहानी का फोकस उन पर आने वाला था। अब उन्हें सबूत मिलने वाला था। सवाल यही था कि एक ऐसे आदमी को जो सिर्फ अपनी आंखों देखी पे विश्वास करता हो, उसको यकीन दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और इसका जवाब वाकई बहुत डरावना था। तो एक शाम रमेश जी कमरे में अकेले थे। अचानक उसी बंद खिड़की पर फिर से खटखट की आवाज हुई। उन्हें लगा जरूर कोई चोर है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी हिम्मत करके उन्होंने पास में रखी एक छड़ी उठाई और ये सोचकर कि चोर को सबक सिखाएंगे, उन्होंने एक झटके में पर्दा हटा दिया। लेकिन पर्दे के पीछे कोई चोर नहीं था। वहां हवा में एक भयानक सी चीज तैर रही थी। उसकी आंखें सीधा रमेश जी को घूर रही थीं। और फिर वही आवाज, वही धमकी गूंजी। और बस उस एक पल में रमेश जी का सारा लॉजिक, सारा शक एकदम से खौफ में बदल गया। वो मंजर देखने के बाद रमेश जी को 1 सेकंड भी नहीं लगा ये समझने में कि उनका परिवार कितने बड़े और जानलेवा खतरे में है। दहशत में उन्होंने फटाफट कमरे पर बाहर से ताला लगाया और सीधे अपनी बहन के घर के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि वो उन्हें और ज्यादा डराना नहीं चाहते थे। अगली सुबह रमेश जी सीधे गए मकान मालिक के पास। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अभी इसी वक्त घर खाली कर रहे हैं। पर मकान मालिक का रिएक्शन बहुत अजीब था। पैसे वापस करने की जगह वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। यहां तक कह दिया कि ठीक है, कुछ दिन के लिए फैमिली को कहीं और भेज दो, पर तुम हमारे साथ यहां रुको। सोचने वाली बात है, वो ऐसा क्यों कह रहा था? लेकिन रमेश जी अब एक पल भी वहां रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक ना सुनी। उसी दिन परिवार ने अपना सारा सामान पैक किया और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।
लेकिन घर छोड़ देने से कहानी खत्म नहीं हुई। उनके दिमाग में अब भी सवाल घूम रहे थे कि आखिर उस घर में था क्या। उन्हें जवाब चाहिए थे, और जब सच सामने आया तो वो इस पूरी घटना से भी ज्यादा दुखद था। जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पता चला कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी। वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसके घरवाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। जब उस लड़की को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने उस साइड वाले बंद कमरे में खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं, गुस्से में आके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। और कहते हैं ना कि जब अंतिम संस्कार सही से ना हो तो आत्मा भटकती रहती है। वो वहीं रह गई, अपने गुस्से और अपनी अधूरी कहानी के साथ। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक और दिल दहला देने वाली बात सामने आई। पता चला कि मजूमदार परिवार से पहले जो फैमिली वहां रहती थी, उनका छोटा बेटा छत से गिरकर मर गया था, और उस बच्चे ने मरने से पहले कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी जगह पर कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, इतना दुख होता है, तो क्या वो दर्द, वो पीड़ा कभी उस जगह से जाती है, या वो हमेशा के लिए उन दीवारों का, उस जगह का हिस्सा बन के रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।